Welcome back. In this particular video we are again talking about the solution of chapter number 4, that is data transfer between CSV files, SQL and data frames. We are actually going to see the solution of type B, that is application based question and answers, and this is part number 2 of this particular chapter solution. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ए, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यदि आपने अभी तक नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. Now here it is asking that predict the output of the following code fragment one by one, and for every next code fragment consider that the changes by previous code fragment are in place. Now इसका मतलब ये है कि हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग कोड फ्रैगमेंट्स दिए हुए हैं एंड ऑल आर रिलेटेड विथ ईच अदर. मतलब इस A का जो इम्पैक्ट है वो हमारे क्वेश्चन B पे भी होगा और B की बेसिस पे हम C पे डिसाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन A की. नाउ यू सी हियर कि हमें इसका आउटपुट निकालना है. व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, हम लाइन बाई लाइन पहले सारे स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझते हैं, उनका आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर हम फाइनल आउटपुट की बात करते हैं. नाउ इम्पोर्ट पांडा एज पीडी मीन्स हमने पहले लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है एंड इसके बाद हम यहाँ पे दो डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं. वन इज बाई द नेम ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड इज बाई द नेम ऑफ इंडेक्स. Now on the basis of these two lists we are going to create one data frame by the name of df. और इसमें हम बता रहे हैं कि इस data frame means df का जो कॉलम होगा वो ये कॉलम्स की वैल्यूज होंगी और जो इंडेक्स होगा वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं आएगा. इंडेक्स में हम लेंगे मैसी, रोनाल्डो, नेमार एंड ऑल दीज. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब आप इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे देन यू विल सी इट विल लुक लाइक. सो ये तो मेरा होगा डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर. बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को इसमें इनपुट करने की बात नहीं की है, स्टोर करने की बात नहीं की है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह ऑलमोस्ट आपको ब्लैंक्स मिलेंगे या एन वैल्यूज आपको दिखती रहेंगी. सो ये तो होगा मेरा प्रिंट एंड फाइनली इट इज सेइंग दैट कि अब आप इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को लेकर one.csv नाम की फाइल क्रिएट कर दो सी ड्राइव में. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे रिप्लेस कर दो. तो इसका मतलब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फाइल भी हमारी one.csv के नाम से सी ड्राइव में रेडी हो जाएगी. चलिए अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. नाउ यू सी दिस इज माय कोड, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड देन सी व्हाट हैपेंस. तो इट इज रनिंग प्रॉपरली और अब आप देख रहे हैं कि हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यूज बिल्कुल उस तरह से आ रही हैं जैसा अभी हमने देखा. यहाँ पर ये जितने भी इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं वो वही है जो हमने इंडेक्स लिस्ट में मेंशन की थी और कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं या कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हमने कॉलम लिस्ट में लिया था. रेस्ट चूँकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है सो दिस इज़ लाइक NaN. एंड एट द सेम टाइम जब आप अपने F ड्राइव को देखेंगे, मैंने यहाँ पे F कॉलम लिया हुआ है एज़ पर माई कन्वीनियंस. आप इसे C ड्राइव ले सकते हैं. सो अब मैं उस फोल्डर को यदि आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 नाम की मेरी CSV फाइल भी रेडी हो चुकी है. आप इसे एक बार एडिट करके देखेंगे तो देन यू सी कि यहाँ पे सेम वही कॉलम हेडिंग्स प्लस इंडेक्स वैल्यूज जो हैं आ रही हैं प्लस ब्लैंक्स इन द सेंस कोई भी वैल्यू आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही होगी. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के. अब हमने देखा था कि जो प्रीवियसली हमने डेटा फ्रेम रेडी किया था उसमें सारी वैल्यूज ब्लैंक थी. इट वाज लाइक दिस एंड नाउ इट इज सेइंग दैट इस डेटा फ्रेम के 2015 कॉलम के मैसी वाले इंडेक्स या रो में इसकी वैल्यू को 12 कर दो तो ये 12 से अपडेट हो जाएगा. सिमिलरली 2016 रोनाल्डो, मतलब दिस इज माई रोनाल्डो एंड दिस इज 2016, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट होगी 11 से. एंड सिमिलरली फॉर अदर्स एज वेल. सो इट विल बी लाइक दिस जब आप इसे प्रिंट करेंगे. एंड उसके बाद में एज यू कैन सी हम यहाँ पे फिर से एक CSV फाइल अपडेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ 2.csv, जहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ जाके स्टोर हो जाएंगी. तो चलिए अब हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने पाइथन शेल पे. बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पर. इस
कोड में एक आर्ग्यूमेंट हमने और भी पास किया हुआ है एज सेपरेटर इक्वल टू @। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चलिए अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई कोड जिसे मैंने क्वेश्चन ए के साथ कंटिन्यू कर लिया है। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। सो नाउ यू सी हियर इट इज शोइंग यू एरर, बट बिफोर दैट एरर ये हमारे उस डेटा फ्रेम की अपडेटेड वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, और जैसे ही हमने डेटा फ्रेम की वैल्यूज को यहाँ पर अपडेट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर वो वैल्यूज अपडेट हो चुकी हैं। बट जब हम इस फाइल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं 2.csv को, तो ये एरर शो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड की बात करूं तो इस लाइन ऑफ कोड में बिल्कुल भी एरर नहीं है। अगर आप लेटेस्ट पांडा की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, बट बिकॉज मैंने पांडा की थोड़ी ओल्डर लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। द रीजन इज कि पांडा के ये एक बग था, उसका एक एरर था, नॉट बाई फ्रॉम द यूजर। इस वजह से यहाँ पर ये हमेशा आप कुछ भी आप कोशिश करें और कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एरर ही देगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप ओल्ड पांडा यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यू राइट फ्रंट स्लैश या 2 टाइम्स बैकस्लैश अगर आप कर देंगे तो ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आपकी 2.csv नाम की फाइल रेडी हो जाएगी। एंड इंस्टेड ऑफ दैट कॉमा एज ए सेपरेटर यहाँ पर @ सेपरेटर का काम करेगा। तो अब मैं फिर से इसे रन करके आपको बताता हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट इज रनिंग सक्सेसफुली, और अब मेरी ये दोनों फाइल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं, 1.csv और 2.csv। चलिए मैं अपने फोल्डर पे चल के आपको इसे दिखा देता हूँ। सो नाउ हियर दिस 2 फाइल इज रेडी। आप इसे एडिट करके देखिए तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा की जगह @ सेपरेटर का वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आप ओल्डर पांडा की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो आप उसे अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन्स के साथ में, और अगर ओल्डर ही कंटिन्यू करना है तो आपको अगर कुछ इस तरह का एरर मिले तो आप डबल स्लैश या फ्रंट स्लैश का यूज करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट द यूजर मिस्टेक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यहाँ पर अब मैंने ये चारों क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है, जहाँ पर एक्चुअली हम CSV फाइल जो हमने अभी रेडी की है 1.csv और 2.csv उसके डेटा को रीड करवा रहे हैं अपने न्यू डेटा फ्रेम के थ्रू। एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट पहला इस D में हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट सेपरेटली नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं index_call इक्वल टू 0। तो चलिए पहले तो मैं इस क्वेश्चन D को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन उसके बाद हम इस C को एग्जीक्यूट करके डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई कोड नाउ। चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो आउटपुट आता है न्यू डेटा फ्रेम का वो क्या होता है। सो नाउ लुक एट दिस आउटपुट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने 1.csv को डेटा फ्रेम में फिर से लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमारे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के कॉलम के इंडेक्सिंग क्या होगी, तो इसने फर्स्ट रो को एज ए इंडेक्स इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, जिसकी वजह से आप देखेंगे अननेम्ड 0 ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मैं जो क्वेश्चन नंबर C का क्वेश्चन था जहाँ पे हमने index_call को इस्तेमाल किया था वो अगर ले लूँ तब हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सो अब ये मैंने यहाँ पर कोड ले लिया है, अब इसे भी हम रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले ये इंडेक्स में फर्स्ट रो को इसने कंसीडर कर लिया था। नाउ दिस टाइम हमारे कॉलम हेडिंग सेपरेटली मेंशन हो रही है और कोई भी इंडेक्स इसमें डिफाइन नहीं हुआ है। सो ये बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यू सी अब यहाँ पे 2.csv की फाइल के डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया है new_df में और उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमने इसके साथ एक आर्ग्यूमेंट यूज किया है सेपरेटर इक्वल टू @। द रीजन इज व्हाट बेसिकली, देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप read_csv की बात करते हैं तो वो जितनी भी CSV फाइल होती है उसको ये समझता है कि वो कॉमा सेपरेटेड है, इसलिए उनकी वैल्यूज़ को वो प्रॉपरली ब्लैंक्स के साथ में डिस्प्ले करता है। बट अगर किसी फाइल में हमने सेपरेटर सपोज कॉमा के अलावा कुछ और लिया हुआ है और उस दौरान अगर आप उसे डिस्प्ले करेंगे तो वो सेपरेटर इंक्लूडेड होता है हमारे डेटा फ्रेम में। और यदि आप चाहते हैं कि विदाउट वो सेपरेटर लाइक अगर हमने @ नहीं डिस्प्ले करना है 2.csv में तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि प्लीज़ आप इसमें जो 2.csv की फाइल में सेपरेटर हमने @ यूज़ किया है इसको इग्नोर करिए
और उसको नॉर्मल ब्लैंक ट्रीट करके डिस्प्ले करिए वैल्यूज़ को। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैंने ये कोड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया है, मतलब डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं कि ये क्या आपको डिस्प्ले करता है। चलिए रन करते हैं। सो नाउ यू सी हियर कि हमारा जो 2.csv था, हमने वहाँ पे @ को एज ए सेपरेटर यूज़ किया था, तो इंक्लूडिंग दैट @ ये वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूँ कि सेपरेटर मेरा @ है, तब हम देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। सो नाउ दिस इज माई कोड। चलिए अब इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट जब हमने मेंशन नहीं किया था सेपरेटर, तो @ के थ्रू सेपरेशन हो रहा था, और आप देखेंगे अब ये प्योरली ब्लैंक्स के साथ में इनको वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है। So this is how we can get the output of this question and understand the logic. So let's move to the next question now. Now here it is saying that कि हमारे पास दो कोड लिखे हुए हैं, read_csv जहाँ पे हमने सेपरेटर कॉमा डाला हुआ है, और read_csv zoo.csv जहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने नहीं लिया। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे CSV फाइल में कॉमा ही रीडेबल होता है एज ए सेपरेटर। तो अगर आप इस कोड को इग्नोर भी करेंगे तो भी ये वही वर्क करेगा जो ये कोड कर रहा है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम बिकॉज बाय डिफॉल्ट read_csv फंक्शन टेक्स कॉमा एज सेपरेटर फॉर CSV फाइल, एंड हेंस इफ वी यूज सेपरेटर आर्ग्यूमेंट विद कॉमा, वैल्यूज विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द आउटपुट। तो ये दोनों सेम ही होंगे, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कि ये जो दोनों लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है, एंड साथ ही साथ इनका आउटपुट क्या होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग दिस data.csv फाइल एंड एंड इन एन आर्ग्यूमेंट जो बताता है कि इस CSV फाइल की जो फर्स्ट 5 रोज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आप DF में ट्रांसफर कर दीजिए और उसको फिर आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस data.csv के अंदर के जो डेटा हैं उसमें जो फर्स्ट 5 रोज हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। एंड जब आप सेकेंड कोड की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस data.csv की जितनी भी रोज होंगी वो सारी मेरी डेटा फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगी, एंड देन फाइनली वो इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर ऑल दी रोज विल बी डिस्प्लेड, एंड यहाँ पे टॉप 5 रोज जो होंगी वो सिर्फ डिस्प्ले होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर अगेन इट इज सेइंग दैट कि इन दोनों लाइन ऑफ कोड में क्या डिफरेंस है। नाउ यू सी हियर कि इसमें एक्स्ट्रा इसने लिया है इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। नाउ to_SQL जो फंक्शन होता है ये डेटा फ्रेम की वैल्यू को क्या करता है, हमारे गिवन टेबल में स्टोर करता है, विच इज़ बेसिकली टेबल ऑफ MySQL। अब होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका इंडेक्स होता है, अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा डेटा फ्रेम हाउसेस में, तो यहाँ पे इस कॉलम की इंडेक्सिंग भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। बट अगर मैं लिख दूँ इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब कॉलम की इंडेक्सिंग को आप हटा दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू लेगा और यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है फॉल्स। जहाँ तक बात है आउटपुट की, तो ऑब्वियसली अगर आप इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे MySQL में जाके, तो इसका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा इंक्लूडिंग इंडेक्स, और यहाँ पे विदाउट इंडेक्स ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया, यहाँ पे विदाउट इंडेक्स होगा, यहाँ पे विथ इंडेक्स होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी अगेन वन कोड फ्रैगमेंट इज गिवन, और यहाँ पर एक डिक्शनरी हमने पहले डिफाइन की है कार्स के नाम पे, जहाँ पे 2 कीज हैं हमारे पास, एक ब्रांड और एक प्राइस, जिसमें हमने कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज मैनेज की हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्शनरी वी आर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम बाय द नेम ऑफ DF, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरी डिक्शनरी कार है जिसका डेटा हम लेंगे, और एज ए कॉलम हम इन दोनों कीज को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ब्रांड एंड प्राइस। तो जो मेरा डेटा फ्रेम होगा उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें 2 कॉलम्स आपको मिलेंगे, ब्रांड एंड प्राइस। अब ये बोल रहा है कि df.to_cars, मतलब अब ये जो डेटा फ्रेम मेरा रेडी हुआ है इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज, जो कि कुछ इस तरह से होंगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब अगर इस डेटा फ्रेम की बेसिस पे अगर आप इस कार, जो कि एक टेबल है हमारे MySQL सर्वर का, इस फंक्शन के थ्रू अगर आप इसमें इन वैल्यूज़ को सेंड करेंगे, तो ये बोल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो रिप्लेस कर दो, इट्स ओके।
बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये इस इंडेक्स को आप इग्नोर करेंगे। इसका मतलब जो मेरा कार नाम का टेबल यहाँ पे है, इसमें सिर्फ ये 2 कॉलम्स इंक्लूड होंगे, ब्रांड्स एंड प्राइस, और उनकी ये वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्स करेंगे तो यू विल सी ओनली दिस ब्रांड एंड प्राइस, राइट? So this is how we can understand the answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now again here you can see one code fragment is given, and on the basis of this code we have to tell what will be stored in the DF, means this data frame. अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखूं और इसको सिंटेक्स वाइज चेक करूं तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो क्वेरी लिखी हुई है इसमें हमने इन्वर्टेड और सेमी कॉलन को मिसप्लेस कर दिया है, एंड बेसिस ऑफ दैट अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा यूजिंग दिस रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल तो माइट बी ये एरर शो करेगा और उस बेसिस पे तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा हमारे डीएफ में। बट अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को इग्नोर करूं और मैं ये सोचूं कि ये एसक्यूएल प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इस डीएफ में स्टोर होंगी वो वैल्यूज सेल्स टेबल की जिनका जोन क्या है सेंट्रल, ऑन एंड ऑल दी वैल्यूज। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल जोन की जितनी भी वैल्यूज सेल्स में हैं वो सारी डीएफ में आ जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में एक कोड दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, दैट इज df.head। हेड एक मेथड होता है जो बाय डिफॉल्ट इस डेटा फ्रेम के 5 रोज को एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले करता है। बट अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो ये टॉप 10 रोज को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस हेड फंक्शन को आप कैसे यूज करते हैं। जहां तक स्टोर करने की बात है उससे इस कोड का कोई रिलेशन नहीं है। सो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लर्निंग में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली नए चैप्टर्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.